हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद है कि सब लोगों का आईआरसी पेपर का एग्ज़ाम और मेजर पेपर का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा। और अब हम लोग चलते हैं कॉमन पेपर की तरफ। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में और आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज हम लोग कॉमन पेपर की बात करेंगे। ये चाहे ये विनोबा यूनिवर्सिटी का हो, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अगर झारखंड के और यूनिवर्सिटी की बात करें, वो सारे यूनिवर्सिटी में जो कॉमन पेपर जारी किए गए हैं FYUGP प्रोग्राम के अंदर, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, उसमें जो कॉमन पेपर डिसाइड किया गया है उसमें से एक पेपर सारे यूनिवर्सिटी में दिया गया, हेल्थ एंड वेलनेस। तो आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसके लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग हमेशा आपके साथ सपोर्ट में खड़ा हुआ है। और आपको भी कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को सपोर्ट करना है। तो जब वीडियो अच्छा लगता है और आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि इसका फ़ायदा और सारे लोगों को मिले। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चे जिनको रियल में ज़रूरत है और जिनकी आवश्यकता को ध्यान में रखे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ये वीडियो दे रहा है कि कम से कम वैसे बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है, ना कॉलेज में पढ़ाई हुई ना कहीं हुई है, तो वैसे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप में डाल दीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। हो सकता है कहीं कहीं कॉलेज के टीचर को भी हेल्प हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में या कुछ करने में। तो आप इसको ज़रूर भेजिए और सारे स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाइए। तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को ऑन करने में और वीडियो को शेयर करने में, कमेंट करने में कहीं भी पीछे ना रहे। अगर लगता है कि आपकी तैयारी में ये वीडियो थोड़ा भी मदद किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर लगता है कि किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा मैं रिकमेंड करूँगा और मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके तक सप्लाई करूँगा। तो चलिए आज हम लोग इस सिलसिले में जो कॉमन पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस, उसका मॉडल पेपर 1 लेकर आ रहे हैं। और मैं फिर आपको बता दूं कि मॉडल पेपर 1 बहुत हेल्प करेगा और मॉडल पेपर 2 जल्द ही आने वाला है, जस्ट कमिंग सून है। तो जल्द से ये समझे कि आपका फर्स्ट आ चुका है और सेकंड कमिंग सून में है, जल्द ही आने वाला है। अगर दोनों मॉडल पेपर आप पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी ओवरऑल अच्छी होगी और अच्छा प्रिपरेशन होगा। और क्वेश्चन ज़्यादातर इधर ही से आने वाला है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छी तैयारी करने के लिए हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पढ़ाई। और अगर आप, फिर मैं बता दूं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या बाकी सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हैं तो चूँकि सेमेस्टर 2 में भी मॉडल कॉमन पेपर सेम रहेगा, तो कॉमन पेपर पढ़ने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। करना क्या होगा, मेरे इस नंबर पे फ़ोन करना होगा। और अगर डिजिटली पढ़ना चाहते हैं तो फिर प्ले स्टोर में जाके मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। वहाँ से आपको सेमेस्टर 2 के सारे कॉमन पेपर के वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सारे पेपर आप आराम से पढ़ सकते हैं हमसे। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन और फ़ोन कर लीजिए। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सीधा पहुँच जाइए। वेलकम है आपका कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, मटवारी पेट्रोल पंप के पास है हजारीबाग में। और आप आके यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेमेस्टर 1 के लिए मॉडल सेट 1 स्टार्ट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल पेपर जो बना हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न पर बना हुआ है। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या बोलता है, एग्ज़ाम का पैटर्न बोलता है कि 2 ग्रुप में आपका क्वेश्चन पेपर बटा रहेगा, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा तो 5 या 15 नंबर ग्रुप ए से मिलेगा। ग्रुप बी में कितने क्वेश्चन होंगे, ग्रुप बी में आपके पास जो है 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। 15 × 4 करेंगे तो 60 नंबर आ जाता है। 60 और 15, यहाँ आपके पास 15 नंबर, 75 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए ग्रुप ए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा म्यूजिक आवाज़ सुनाई देता होगा तो उसको कंसीडर ना करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि सामने कोई शादी विवाह का फंक्शन चल रहा है जिसके कारण म्यूजिक ज़्यादा बज रहा है। तो परेशान ना हो, हम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। पढ़ेंगे तब तो शादी विवाह होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस में पूछा जाता है, जंक फूड क्या है। बहुत खाते हैं सर, कभी इसके बारे में तो जाने, जंक फूड क्या है, जंक फूड किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि जंक फूड हाई कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा कैलोरी होता है और जिनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए बोलता है प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ऐसे रसायन का इस्तेमाल किया जाता है कि लंबे समय तक वो खाने वाले सामान सुरक्षित रख सके। और ये दोनों मेरे लिए डेंजरस है। जंक फूड का मतलब ऐसे फूड, ऐसे भोजन जिसके अंदर हाई कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। अगर ज़्यादा खाओगे जंक फूड तो फैल जाओगे एकदम। तो बोलता है हाई कैलोरी होता है सर, ऐसे फूड को हम लोग जंक फूड बोलते हैं। बोलता है योग क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, योग क्या, 1 नंबर का क्वेश्चन है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग क्या है, अगर हम संस्कृत में बात करें तो योगा होता है।
एक आध्यात्मिक प्रक्रिया। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आराम से इसको देख सकते हैं, जिसमें शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम किया जाता है। योग में मन, शरीर और आत्मा, शरीर तो है ही अपने मुद्रा में, मन को भी स्थिर कीजिए और आत्मा को भी स्थिर कीजिए। योग शब्द और इसकी प्रक्रिया धारणा हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग जो है वो 3 धर्मों में ऐसा है, ध्यान देने की जो प्रक्रिया है, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सब लोग ध्यान केंद्रित करता है। जैन लोग को भी देखिएगा, ध्यान केंद्रित करेगा नहीं, शांत रहेगा, आंख बंद करेगा, भगवान को याद करेगा। बौद्ध धर्म में भी वही होता है और हिंदू धर्म में वही होता है। तो ये योग होता है। तीसरा है शारीरिक शिक्षा क्या है, व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन अबाउट फिजिक्स, फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो फिजिकल एजुकेशन है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीके सिखाए जाते हैं और उसके महत्व को सिखाया जाता है। शारीरिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है, बोलता है फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन अंडर विच स्टूडेंट्स आर थॉट द वे ऑफ स्टेइंग हेल्दी एंड इट्स इम्पोर्टेंस इज शोन। उसके महत्व को दर्शाया जाता है और उसको हेल्दी रहने के लिए सिखाया जाता है। अगर कोई ऐसा एजुकेशन है तो वो फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। उसके आगे स्ट्रेचिंग क्या है, बहुत सारे लोग देखते रहते हैं स्ट्रेचिंग क्या होता है। बताइए स्ट्रेचिंग, आप लोग क्रिकेट में सुने होंगे, स्ट्रेचिंग एक एक्टिविटी है। अगर स्ट्रेचिंग देखिए तो फिजिकल एजुकेशन के लिए के अंदर एक एक्टिविटी है, खास तौर पर बोलते हैं एक्सटेंडेड सेशन को धीमे और फोकस तरीके से करके, जैसा कि योग अथवा ताई में किया जाता है, आराम मिलता है और तनाव भी कम होता है। स्ट्रेचिंग करने से थोड़ा आराम मिलता है, डिप्रेशन कम होता है, टेंशन कम होता है। और एक ऐसी प्रक्रिया है हेल्दी रहने के लिए हर व्यक्ति स्ट्रेचिंग करता है। वार्म अप क्या होता है, वार्म अप बताइए। जंप करना, जॉगिंग करना, एकदम तेज़ी से वार्म अप होता रहता है। देखिएगा यंग जो पर्सन है या बुजुर्ग लोग भी वार्म अप करते रहते हैं। क्रिकेट में आपको वार्म अप ज़्यादा मिलेगा, खूब उछला रहा है भैया एक ही जगह पे, बोलता है जैसे जंप करना, जॉगिंग करना, रस्सी कूदना, फिर अपने शरीर को एकदम स्ट्रेच करना, असल में इन्हीं सब चीज़ों को वार्म अप कहते हैं। एकदम मतलब फास्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत एक्टिव जिसको बोलते हैं, बॉडी को एक्टिव बनाना, ये वार्म अप होता है। तो ये 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके ऑब्जेक्टिव एक नंबर के। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। बोलता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में क्या क्या पोषक तत्व होने चाहिए। तो पहला पोषक तत्व बोलता है कि पोषक तत्व क्या होता है, तो बोलता है किसी जीव के पोषक तत्व वह पदार्थ होते हैं जो शरीर को समृद्ध बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। यह उत्तकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। जो हमारे यहाँ उत्तक होते हैं उनको ये निर्माण करता है, उसको बिल्ड करता है, जिसको हम लोग टिश्यूज़ बोलते हैं, और उसको रिपेयर भी करता है। यह शरीर को उष्मा यानी ऊर्जा देते हैं, गर्मी जो प्रदान करता है वो पोषक तत्व ही देता है। और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। अधिक मात्रा में उपभोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, गंधक, ये सब से बचाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा बहुत अधिक मात्रा में जल तथा ऑक्सीजन में भी आवश्यक होता है, किंतु इनको प्रायः पोषक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये पूरा डिटेल्स आपके पास पोषक तत्व का, आराम से पढ़ते रहिए। खनिज लवण में कौन कौन सा, कैल्शियम, सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, काफ़ी मात्रा में लगता है। कौन कौन से पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को चाहिए, एक एक करके पढ़िए। ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ के आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, सूक्ष्म पोषक तत्व एक लिखा है। सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होता है, जिसको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा लोगे खतरनाक है, कम चाहिए। तो बोलता है कि वे पोषक तत्व जो हमें एनर्जी नहीं देते हैं और जिन्हें हम कम मात्रा यानी 10 ग्राम से कम में लेने की आवश्यकता होती है, जो हमको कोई एनर्जी नहीं देता है, लेकिन ज़रूरत है, नहीं लेंगे तो बॉडी हमारा ठीक नहीं काम करेगा। हमें इनको मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में लेने की ज़रूरत होती है। ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना माइक्रो पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सही से काम नहीं कर पाते। यह भी हमें आहार से मिलते हैं। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन है, हस्तांतरण रोगों का वर्णन करें और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। डिस्क्राइब ट्रांसफर डिजीजेज एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। बताइए ट्रांसफरेड डिजीजेज क्या हैं, कौन से ऐसे रोग हैं जो हस्तांतरण रोग है। तो सारे बच्चे जानते हैं हस्तांतरण रोग का मतलब ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसी बीमारी जिसको छुआछूत की बीमारी बोलते हैं, एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में अगर कोई बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है तो ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर डिजीज़, हस्तांतरण रोग। याद रखिएगा, ट्रांसफर डिजीज़ का मतलब ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में आसानी से पहुंच जाती है। जब अभी हम लोग पढ़ रहे थे, सारे लोग और झेले हैं 2020 में कोविड,
वायरस एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति आसानी से संक्रमित हो सकता है। तो ऐसे रोग को छुआछूत रोग भी बोलते हैं। छूने से हो जाता है, किसी को छुए तो हो गया, खांसे उसके सामने तो गया वो भी। तो ऐसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं हस्तांतरण रोग। बड़ा डेंजरस है, अगर खांस दिया सामने तो आपका भी टिकट कट गया। तो ऐसे रोग से बचाव ही, ऐसे रोगों से बचाव ही एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, क्योंकि अगर ऐसे रोग फैलें तो बहुत तेज़ी से गांव का गांव साफ़ हो जाएगा, शहर का शहर साफ़ हो जाएगा, जो कि हम लोग देख रहे थे कोविड के अंदर। कोरोना में ऐसा ही बीमारी हो रही थी कि हस्तांतरण रोग चल रहा था। अब हम लोग इसमें कैसे बचाव इससे करेंगे, ये हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हस्तांतरण रोग किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, सारे लोग जानते हैं छुआछूत का कौन कौन सा बीमारी है। और ये महामारी भी फैल जाता है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो चलती रहती है, छुआछूत वाला है लेकिन चलता रहता है, कुछ महामारी का रूप ले लेती है, जो यहाँ देखिए। अब महामारी में कभी कभी जैसे फैल के, अभी तो आप लोग महामारी तो सब लोग जानते हैं, जो कोरोना हम लोग झेल रहे हैं, छुआछूत का बीमारी भाई छूने से हो जाता है, संक्रमण से हो जाता है। ऐसे रोगों से बचने के उपाय पूछ रहा है, क्या क्या उपाय ऐसे रोगों से बचने के। तो बोलता है ऐसे रोगों को जो संचरणीय रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल सकता है, ऐसे रोगों को बचने के लिए ध्यान देना। कोरोना में ये सब आपको बताया गया था। पहला, हाथ धोएं। दूसरा, निजी स्वच्छता से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं, यानी आप हम खुद स्वस्थ रहेंगे। हल्का भी कुछ गंदा हुआ तो साफ़ सफाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। एडॉप्ट गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, कोई अनजान वस्तु को ना छुएं, कचड़े के पास ना जाएं, अगर गए हैं तो अपने आप को सैनिटाइज कर ले, ठीक कर ले, फिर से हाथ धो ले। कीप पेशेंट सरफेस क्लीन, हमेशा रोगी से ज़्यादा जो जुड़े हुए जो स्थान है उसको क्लीन रखें। टाइम टू टाइम उसको देखिएगा, हॉस्पिटल में क्या करता है, पूरा का पूरा पोंछते रहता है, दिन भर में 5 बार पोंछता है। कहेगा कि भैया कहीं रोगी जो है वो खांसा और कोई ऐसा चीज़ है जो दूसरे से संपर्क में आ गया तो ये तो रोगी बीमार है, दूसरा को भी बीमार कर देगा। इसीलिए रोगी से जुड़े हुए स्थान जो है वो साफ़ सुथरा रखें। इसलिए देखिएगा, जब आप हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं किसी पेशेंट से तो ज़्यादा लोगों को घुसने नहीं देते, ना भाई इन्फेक्शन हो जाएगा उसको। तो ये बात पे ध्यान रखना। उसके बाद है अवॉइड कॉन्टैक्ट, संपर्क से बचे। कोरोना में जो हम लोगों को बताया जाता है, उसके बोलते हैं टीकाकरण करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करवाएं। पतले दस्त लगने जैसे लक्षणों का ध्यान रखें कि अगर आपको पतले दस्त हो रहे हैं तो शायद खतरनाक हो सकता है। जागरूक रहें और खाद्य सुरक्षा के बारे में ज़रूर विचार करें कि कैसे हम अपने खाने के सामान को सेफ रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग का मतलब होता है ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचरण कर सकता है, हस्तांतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ट्रांसफर डिजीज से बचने के यही उपाय हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है जो आपको कोरोना में समझाया गया था। तो कोविड के बारे में सब बता सकते हैं, इसको रटने की जरूरत है क्या, ये सब लोग सब जानते हैं। आगे लिखा है ग्रुप बी, ग्रुप ए हम लोग कंप्लीट करिए। इसमें 4 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। पहला है फुटबॉल से संबंधित क्या नियम है और उससे होने वाले फ़ायदों का वर्णन करें। मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे को फुटबॉल के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है कि फुटबॉल से संबंधित क्या नियम है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। सर फुटबॉल के संबंधित क्या नियम है, तो यहाँ लिखा है फुटबॉल या सॉकर। फुटबॉल को ही सॉकर बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। तो फुट का मतलब पग बोलते हैं या पद बोलते हैं, और बॉल का मतलब गेंद, यानी पैर से अगर हम किसी गेंद को मारते हैं तो उसको फुटबॉल बोलते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। यह सामूहिक खेल है। सामूहिक मतलब अकेले नहीं खेल सकते, ग्रुप में खेलते हैं। इसके 11 खिलाड़ियों के 2 दलों के बीच में खेला जाता है। इसमें 2 दल होंगे, दोनों दल में कितने खिलाड़ी होंगे, 11 खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। इसका मैदान कैसा होगा, बोलता है फुटबॉल का समानता एक आयताकार घास या कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है, जिसके दोनों छोरों पर एक गोल होते हैं और खिलाड़ियों द्वारा विरोधी दल के गोल में चालाकी से गेंद डालना ही इस खेल का उद्देश्य होता है कि कैसे हम चालाकी से उसके गोल में गेंद दाग देंगे। आधिकारिक खेल के नियमों में 17 नियम हैं। इसमें कितने नियम हैं, 17 रूल्स हैं। आगे क्या बोलता है, फुटबॉल के सभी स्तर में वही नियम लागू होते हैं, जबकि कुछ समूह जैसे जूनियर, बुजुर्ग और महिलाओं के लिए कुछ संशोधन की अनुमति दी जाती है। यानी अब बुजुर्ग लोग खेलेगा फुटबॉल तो जवान लोग जैसा नियम नहीं रहेगा, तो बदला जाता है। महिलाओं के लिए अलग बदला जाता है, जूनियर के लिए अलग बदला जाता है। अक्सर नियम व्यापक दृष्टि से बने होते हैं जो खेल के स्वरूप के आधार पर लचीलापन प्रदान करते हैं। 17 नियमों के अलावा IFAB के कई फैसले और अन्य निर्देश फुटबॉल के नियमों में योगदान देते हैं। फीफा के द्वारा खेल के नियम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन फीफा के द्वारा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड, जिसको हम लोग इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के द्वारा बनाया गया रखा गया है। नियम अलग अलग है। बताइए फुटबॉल खेलने के क्या फ़ायदे होंगे। तो यहाँ देखिए एक कहानी लिखा है, उसको आपको पॉइंट आउट करके लिखना है। पहला, फुटबॉल खेलने से मांसपेशियाँ जो है, मांसपेशियों को फ़ायदा होता है, एक्टिव रहता है शरीर। दूसरा क्या है, ताकतवर फुटबॉल खेलने से
किसी भी इंसान के शरीर की मांसपेशियाँ काफ़ी मजबूत हो जाती है। अगर फुटबॉल कोई खेल रहा है, लगातार कूद रहा है, दौड़ रहा है, तो उसकी शरीर की मांसपेशियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि इस खेल में को खेलने के लिए लात मारने, शरीर को घुमाने, कूदने, मोड़ने इत्यादि की आवश्यकता होती है कि शरीर को मजबूत करने के साथ साथ मांसपेशियों को भी ताकत मिलता है और बंदा स्वस्थ होता है, फिट होता है, बीमारियों का दूर दूर तक का नामो निशान नहीं होता फुटबॉल खेलने से। फुटबॉल खेलने से दिमागी तौर पर मजबूत होता है इंसान। तो ये सारे कुछ फ़ायदे आपको लिखना है, फुटबॉल के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्यों लोग फुटबॉल खेलता है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस में सिर्फ गेम के बारे में लिखना है, तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। आगे लिखता है शारीरिक शिक्षा क्या है और इसका अर्थ, परिभाषा और महत्व का वर्णन करें। फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो अभी तो हम लोग बात कर चुके हैं। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत छात्रों को स्वस्थ रहने के तरीकों को सिखाया जाता है और उसका महत्व बताया जाता है। इस शिक्षा के अंतर्गत छात्र शरीर की आवश्यकताओं और स्वस्थ रहने हेतु विभिन्न कलाओं के विषय में जानकारी एकत्र करते हैं। फिर परिभाषा लिखा है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होता है। एक और परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा उन शारीरिक क्रियाओं को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है। इसका महत्व क्या है शारीरिक शिक्षा का, बताइए। तो बोलता है शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा द्वारा छात्र अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं कि हम कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, अपने शरीर को, अपने जीवन शैली को सिस्टम से ढालते हैं, योग को अपने जीवन का पार्ट मानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनका ज़्यादा ध्यान रहता है, किसी काम पर एकाग्रता उनकी ज़्यादा रहती है। ये सारे फायदे हैं। यह उनके चरित्र और व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करती है। यह उसके भीतर व्याप्त कौशल का विकास करती है और इनमें निपुणता लाने का कार्य करती है। सब पॉइंट है, अब इसको पॉइंट आउट करके भी लिख सकते हैं। यह शरीर से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण करती है। यह संवेगात्मक रूप से छात्रों को संतुलित रखने की कला है और इस शिक्षा के द्वारा छात्रों में अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का विकास किया जाता है। यह छात्रों को मानसिक एवं बौद्धिक दक्षता प्रदान करने हेतु बेहद लाभदायक है। ध्यान दीजिएगा, सारे पॉइंट है आपके पास, इसको पॉइंट आउट करके लिखिएगा। ऐसे कहानी की तरह मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे कहानी लिखा गया है लेकिन आपको इसको पॉइंट आउट करके लिखना। महत्व है ना, तो पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा, चौथा पॉइंट ये होगा, पाँचवा पॉइंट आपका ये होगा, छठा पॉइंट अगर देखें तो ये होगा। ये 6 पॉइंट आपके पास है और 6 पॉइंट को पहले सिस्टमैटिक लिख लीजिएगा, फिर डिस्क्राइब कर दीजिएगा, तो अच्छा खासा एक 15 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ये 6 आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा का। अब नीचे लिखा है 3rd नंबर क्वेश्चन में कि भारत में खेल संस्थानों में से किसी एक संस्थान का वर्णन करें। तो किसी खेल संस्थान में किसी एक संस्थान का वर्णन पूछ दिया है तो हम लोग BCCI का कर लेते हैं। बहुत क्रिकेट देखता है सब, तो BCCI का ही है। देखिए कैसे बना, कब बना BCCI, कब गठन हुआ। तो बोलता है कि BCCI ने भारत के क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। मतलब पूरे भारत में अगर राष्ट्रीय शासक निकाय बोला जाए वो है BCCI, गवर्निंग बॉडी इसको हम लोग बोलते हैं। बोर्ड के एक समाज तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत रूप से दिसंबर 1928 में गठन किया गया था और यह राज्य क्रिकेट संघों के एक संघ है और राज्य संघों इनके प्रतिनिधित्व के बदले में BCCI के अधिकारी का चुनाव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे राज्य जितने होते हैं उनका जो एसोसिएशन है मेन वो है BCCI। BCCI क्या करता है, राज्यों में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बना रखा है, राज्य क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं। जैसे झारखंड में तो झारखंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, बिहार में तो बिहार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है और वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जरिए इसको कंट्रोल करता है। आगे लिखा है 1912 में अखिल भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार प्रायोजित और पटियाला के महाराजा की कप्तानी में पहली बार, ये सोचिए कि क्रिकेट का इतिहास कहाँ से है, 1912 से। इंग्लैंड का दौरा किया था और 1926 में कलकत्ता में क्रिकेट क्लब के 2 प्रतिनिधियों लंदन की यात्रा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, जिसको हम लोग ICC बोलते हैं, कि पूर्ववर्ती बैठकों में भाग लेने के लिए गए थे। ध्यान दीजिएगा, पहली बार कौन गया था, कलकत्ता के 2 प्रतिनिधि गए थे ICC, जिसका नाम उस समय क्या था, उसमें था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसमें इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था जो पूरे वर्ल्ड का एक क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होता था, जिसका नाम आज ICC हो गया है। ICC में बैठक में भाग लेने गए थे। हालांकि भारतीय क्रिकेट की तकनीकी रूप से नहीं एक आधिकारिक प्रतिनिधि वे लॉर्ड हैरिस के सम्मेलन में अध्यक्षता के द्वारा भाग लेने की अनुमति दी गई थी। बैठक के नतीजे में MCC की भारत के लिए एक टीम ऑर्थर गिलिगन, जो एसेज में इंग्लैंड की कप्तानी की है, के नेतृत्व में भेजने का फैसला किया गया। बोला गया था कि उसमें ठीक है, ऑर्थर गिलिगन के नेतृत्व में और एसेज में जो इंग्लैंड की कप्तानी किए थे उनके साथ एक टीम हम भेजेंगे भारत के लिए, जो यहाँ लिखा हुआ है।
पटियाला और दूसरों के महाराजाओं के साथ एक बैठक में आईसीसी यानी जो गिलिगन में शामिल किए गए जाने के लिए प्रेस करने का वादा करता है, जो सारे देश में खेल के प्रमोटरों के साथ आए एक भी नियंत्रित करने वाली संस्था की स्थापना की है। एक आश्वासन दिया गया था कि 21 नवंबर 1927 को दिल्ली में आयोजित एक बैठक और पटियाला और दिल्ली में, तो ये पूरा कहानी है सर, कहाँ कहाँ बैठक हुआ, कैसे कैसे पूरा सेट हुआ है, आराम से बैठ के पढ़ते रहिए। मेजर हिस्ट्री है, इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई कैसे बना, शुरुआत से लेकर अभी तक बीसीसीआई की स्थापना कैसे हुई, तो पूरा हिस्ट्री है बीसीसीआई का। आराम से बैठ के इसको पढ़ते रहेगा। बीसीसीआई की हिस्ट्री आप सब लोग देख भी सकते हैं। बोला भारत में क्रिकेट के उछाल के लिए बीसीसीआई नहीं बल्कि एक एकाधिकार के रूप में कुख्यात हो गया है, और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच में बहुत ज़्यादा बीसीसीआई क्या भ्रष्टाचार में फैला हुआ है सर, सब भ्रष्ट है यहाँ। अप्रैल 2016 में हर्षा भोगले संदेह से इंडियन प्रीमियर लीग की कमेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया था। यह संदेश था कि क्योंकि वह हाल ही में संपन्न आईसीसी विश्व T20 के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बारे में सकारात्मक बात निकाल दिया गया था, इसीलिए उसको हटा दिया गया बोर्ड से। तो ऐसे बहुत सारे केस बीसीसीआई के बारे में, तो आपको अपने बीसीसीआई के बारे में पूरा हिस्ट्री लिखना, और साथ ही साथ यहाँ लिख रहा है कि किसी एक खेल के बारे में लिखिए। तो अगर आपको लगता है बीसीसीआई के बारे में और पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो आपके पास और कंटेंट होंगे, तो नीचे बीसीसीआई के बारे में लिख सकते हैं कि बीसीसीआई की गवर्निंग बॉडी कैसे है, यानी बीसीसीआई कैसे फंक्शन करती है। आप यहाँ जोड़ सकते हैं उसको कि बीसीसीआई कैसे फंक्शन करती है, कौन होता है, तो एक सेक्रेटरी होता है, अध्यक्ष होता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसके नीचे कैसे कैसे लोग तय होते हैं और कैसे तय होता है, कप्तान कहाँ बैठता है, सेलेक्टर्स कहाँ बैठते हैं, सिलेक्शन टीम में कौन कौन होते हैं, तो उसमें कैप्टन होता है, कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, बैटिंग कोच होता है, कौन कौन सेलेक्टर टीम में होते हैं। तो आप अगर क्रिकेट के शौकीन हैं और आपको जानकारी है क्रिकेट के बारे में, तो आप नीचे और डिटेल भी लिख सकते हैं, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन करें, और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सूचक होने चाहिए, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, और हम कैसे मानेंगे कि हमारा शरीर अच्छा स्वस्थ है, कौन कौन से इंडिकेटर हैं जिसके जरिए हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, मेरा शरीर स्वस्थ है क्या अस्वस्थ है। तो पहला चीज़ ध्यान देगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व ये सारे 5 तत्व हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। पहला है अनुवांशिकी। सर अगर आपका पूरा पीढ़ी खराब है तो आपका भी स्वास्थ्य खराब रहेगा। होता है ना कि भैया पिताजी दादाजी को डायबिटीज़ था, उसके बाद पिताजी को हुआ, तो आप ही तय माना कि आपको भी पकड़ ही लेगा। अनुवांशिकी, इसको बोलते हैं जनरेशन। ऐसा हो रहा है ना कि सबका, जैसे कि किसी का बाल खराब उड़ गया ना, तो पता चलो उसके बेटा का भी उड़ गया, उसके बाद वाला का उड़ गया, सबको उड़ते जाएगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक है, ये खानदानों से चला रहा है। उसके बाद बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण भी आपको इफेक्ट करता है। मौसम चेंज हो रहा है, इफेक्ट करेगा, ठंडा गर्मी बरसात इफेक्ट कर सकता है। हेल्थ सर्विसेज, आपको कैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, इस पर भी आपका शरीर जो है, आपका स्वास्थ्य जो है डिपेंड करता है। रहन सहन के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका वे ऑफ लिविंग ठीक नहीं रहेगा तो हर बार बीमार पड़ते रहेंगे। और बोलता है सोशियो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका सोसाइटी कैसा है, इकोनॉमी कैसी। पैसा अगर रहेगा तो इंसान ज़्यादा खाता है, अच्छा खाता है, बढ़िया खाता है, और अगर पैसा नहीं है तो इंसान जैसे चाहता है वैसे एडजस्ट कर लेता है। तो आपका सामाजिक परिवेश क्या है, आप किस जगह पे रहते हैं, पैसा हाथ में कितना है। जिसके पास पैसा वो क्या करता है, सेलेक्टिव चीज़ खाता है, बढ़िया चीज़ खाता है। उसको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं तो उसको नहीं खाएगा, ये चीज़ महंगा है तो भी खाता है, क्योंकि उसको शरीर को स्वस्थ बनाना है। तो ये 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है और इससे मेरा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। अगर पॉजिटिव लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, नेगेटिव लेंगे तो स्वास्थ्य खराब बनेगा। तो आप इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं ना। जीवन जीने का तरीका कैसा है, लोगों का इनकम कैसा है, लोगों का सोसाइटी सोशल स्टेटस कैसा है, उसके बाद लोगों का स्वास्थ्य सेवाएँ कैसा है। पता चला हम स्वस्थ हैं लेकिन हमको सामने तो कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, हम इलाज कराना चाहते हैं, डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे और बीमार होता चला जाएंगे। उसके नीचे बाहर का वातावरण हमको डिस्टर्ब करता है, और पहला चीज़ है कि हमारा जेनेटिक जो है वही डिस्टर्ब करता है। तो कोई आदमी देखिएगा हर बार उसका जेनेटिक होता है कि हर बार वो बीमार पड़ जाएगा, हर बार किसी कोई ना कोई बीमारी का शिकार हो जाएगा। वो उसकी गलती नहीं है, उसके आने वाले आगे जो पीढ़ी है उसकी गलती है। अब पूछा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य का क्या सूचक है, कैसे पता चलेगा कि आप अच्छे स्वस्थ आदमी हैं। अब बोलता है किसी गांव में किसी आदमी को बोल दीजिए या ऐसे ही किसी आदमी को बोल दीजिए कि तुम स्वस्थ नहीं है, तो गुस्सा आ जाएगा। बोलता हम तो फिट है, देखना शरीर देख रहा है, वो शरीर दिखाता है। शरीर दिखाने से आप स्वस्थ नहीं कहला सकते। ये इंडिकेटिव आपके अंदर होना चाहिए, अगर है तो आप समझिएगा आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। पहला बोलता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक है नियमित व्यायाम, योग। कुछ समय स्वयं के लिए निकालकर सुबह घूमने अवश्य जाइए।
आधी समस्या ऐसे दूर हो जाएगी। दूसरा है नियमित खान पान, सब्जी, फल, दूध, दही का सेवन करें। केवल परिवारजनों के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी लें। आगे क्या है, सुबह के कामों की आपाधापी में नाश्ता इग्नोर ना करें। कोई बीमारी पता लगने पर तनाव लेने की बजाय नियमित दवाई लें। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और परहेज पालें। मन को मजबूत बनाएं और बीमारी को हावी ना होने दें। स्वस्थ शरीर रहेगा। तनाव लेना छोड़ें। छोटी छोटी बातों के तनाव, फिर वो नौकरी की समस्या हो और या आर्थिक, शारीरिक, सबका हल है। तनाव लेने से समस्या दूर नहीं होगी। इसका समाधान ढूंढकर उसे निपटने में अपनी ऊर्जा लगाएं। किसी भी दर्द या परेशानी को झेलते हुए सहनशीलता की मिसाल बनने की बजाय उसका डॉक्टर से निदान करवाएं। दिमाग को शांत तथा चित्त को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, तभी आप अच्छे स्वस्थ हो सकते हैं। और स्वास्थ्य का एक और इंडिकेटिव है, स्वास्थ्य का एक और इंडिकेटिव है कि अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपका शरीर स्माइल करेगा, ग्लो करेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे। तनाव आपके शरीर पर नहीं झलकेगा, चेहरा देखिएगा ग्लो करता रहता है, समझ आने स्वस्थ व्यक्ति, फिट व्यक्ति है। सारे शरीर जो है चमकेगा, उसका वो फिजिकली फिट रहेगा। आँख के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल नहीं होगा, चेहरे फेस पर झुर्रियाँ नहीं आएगी, फेस ब्लैक नहीं होगा। तो ये सारे कारण है कि अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग जानकारी ले सकते हैं ये सारे, कि एक सामने वाला व्यक्ति अगर इस तरह का सिचुएशन में है कि एकदम ग्लो कर रहा है, उसका चेहरा फिट है, हर काम को करना चाह रहा है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट। झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में वर्णन कीजिए। देखिए क्वेश्चन अपने पास दिया गया है और आपको मालूम होना चाहिए झारखंड स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा है। देख लो पहला नंबर में क्या लिखा है, तो हम लोग झारखंड में स्वास्थ्य का क्या स्थिति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोलता है देश में स्वास्थ्य सुधारों के मामले में नीति आयोग द्वारा ताज़ा रैंकिंग में झारखंड को नंबर 1 मिला है। ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, नंबर 1 में है झारखंड। लेकिन सोच लो झारखंड में क्या दुर्दशा है सो, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य की स्थिति में नंबर 1 झारखंड है। रैंकिंग के अनुसार झारखंड में स्वास्थ्य परफॉर्मेंस इंडेक्स 38.46 से बढ़ के 45.33 हो गया है, यानी इसमें 6.87% की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा सुधार के क्षेत्र में 6.87% अधिक काम हुआ है, इसलिए झारखंड को नंबर 1 अभी दिया गया है। आगे क्या बोलता है, नीति आयोग के सीईओ, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी की है। अभी भी स्वास्थ्य के ओवरऑल पैमाने पर झारखंड अभी भी काफ़ी पिछड़े है। ओवरऑल पैमाने की बात करें तो बहुत पिछला है। आयोग ने ओवरऑल रैंकिंग में झारखंड को 14वां स्थान पर रखा हुआ है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले नंबर पर है। आगे लिखा है पहले 3 स्थानों पर कौन है, केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है। यह जग जाहिर है कि तीनों ही राज्य शैक्षिक और आर्थिक रूप से झारखंड से काफ़ी आगे है। ऐसे में इन राज्यों में स्वास्थ्य का पैमाना बेहतर होगा। अब केरल, पंजाब और तमिलनाडु बहुत आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बोलता है झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में भले ही सर्वाधिक सुधार हुआ है, लेकिन धरातल परिस्थिति अभी भी संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि धनबाद में PMCH है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, उसमें जो 100 सीट पहले डिसाइड हुआ था, 100 बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी संख्या घटा के 50 कर दी गई है। तो बताइए अच्छी संकेत कहाँ है। अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होती है तो 100 सीट हमारा कम से कम PMCH में धनबाद में मिला था, तो 100 सीट होना चाहिए था, लेकिन उसको भी घटा के 50 कर दिया गया। और अभी 50 भी कम होगा, मतलब है हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, इसके कारण सीटें कम हो रही है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ाई के लिए 100 सीटों का निर्धारण हुआ था, लेकिन बाद में बोलता है MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने स्थिति अनुकूल न पाए जाने के कारण सीटें घटाकर 50 कर दी। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर नहीं बनने के कारण ये संख्या घट रही है। अब MCA के ताज़ा निरीक्षण के बाद इन 50 सीटों के कोटे पर भी संकट को बादल मंडरा रहे हैं। वहीं राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बदहाली भी किसी से छिपी नहीं है। रिम्स का क्या हाल है सब लोग जानते हैं। यहाँ कभी वर्षों पुराने औजारों से तो कभी जंग लगी OT टेबल पर ऑपरेशन किए जाते हैं, यानी जो ऑपरेशन टेबल है पता चला जंग लगा हुआ है उस पर, और कभी कभी ऐसे कैंची का इस्तेमाल कर देता है जो बहुत पुराना है, कहीं जंग लगा हुआ है तो आदमी के अंदर जंग लगा देगा, ये लोग मार देगा। ये स्थिति है बाबू लोग। ऑपरेशन किए जाने के मामले सामने आते रहे। इतना ही नहीं, बीते दिनों यहाँ बाहरी डॉक्टर बुलाए जाने के कारण 2 वरिष्ठ चिकित्सकों के बीच में हुई मारपीट का मामला भी बेहद गंभीर है। यहाँ कोई पेशेंट क्या किया था, बाहर से डॉक्टर बुला दिया था, जिसके कारण ये मामला मारपीट हो गया था वहाँ के डॉक्टर में। आगे सिमडेगा जिले में कुछ माह पूर्व भूख से हुई संतोषी की मौत। सिमडेगा जिले के हॉस्पिटल में संतोषी नाम की एक लड़की की मौत, एक महिला की मौत हो गई थी भूख के कारण, यानी सरकारी अस्पताल उसको नहीं दे पाया खाना। के बाद इस बात की तस्दीक भी हुई थी कि गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया जैसी साधारण बीमारी के इलाज के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी किसी गांव में समुचित व्यवस्था नहीं मलेरिया के इलाज के लिए।
तो झारखंड की दुर्दशा ये है। आगे देखिए झारखंड की दुर्दशा और पढ़िए। यहाँ की व्यवस्था चिकित्सक नहीं ANM के भरोसे चल रही है। जो ANM दीदी होती है उनकी भरोसे चिकित्सा व्यवस्था चल रही है, वही लोग सब कुछ संभालती है, चिकित्सक तो कुछ नहीं। अद्यपि मुख्यमंत्री द्वारा रैंकिंग में अव्वल आने का श्रेय राज्य की सबक 3 करोड़ जनता को दिए जाने की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि यह जनता ही है जो तमाम खामियों के बावजूद राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर जमकर भरोसा कर रही है। राज्य सरकार को भी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास कायम हो सके। ये झारखंड की दुर्दशा है। आप चाहेंगे तो अगर आपको डेटा पता है तो आप यहाँ डेटा डाल सकते हैं। जैसे झारखंड में कितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, रिम्स खाली अकेले नहीं डालना है, झारखंड में कौन कौन से हॉस्पिटल्स अभी आए हैं उस सब के बारे में। झारखंड में मलेरिया को लेके कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, मलेरिया के कितने केसेस आते हैं साल भर में, तो बहुत सारी जानकारी आप डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। वो आप आराम से सेलेक्ट कर लीजिए, गूगल में भी आपको मिल जाएंगे डेटा और आप यहाँ नीचे डाल सकते हैं। नीचे लिखा है कि किन्हीं 5 योगासनों का वर्णन करें। योग के 5 आसन होते हैं। पहला होता है पद्मासन, तो लिखा है विधि कैसे करना चाहिए। बोलता है विधि जमीन पर बैठकर बाएं पैर की एड़ी को दाएं जांघ पर और इस प्रकार रखते हैं कि एड़ी नाभि के आसपास हो जाए। यही ना लिखा हुआ है कि एड़ी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नाभि के आसपास हो जाए। इसके बाद दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के जांघ पर, ये सब भैया आप पढ़ते रहिएगा। आप लोग पद्मासन कैसे करते हैं आपके पास है, सारे आसन बता देते हैं। जो योग करने वाले बच्चे हैं वो तो ऐसे लिख लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा लिखता है भुजंगासन कैसे करेंगे आप। बैठ के पढ़ते रहिए कौन आसन कैसे करना है। उसके बाद हलासन है, शलभासन है और धनुरासन है। ये 3 आसन हमारे पास 5 आसन टोटल हो गए। तो देख लीजिए कि ये आसन कैसे करते हैं। आपको आराम से पढ़ना है, ये सब डिटेल करने की जरूरत नहीं। सब जानते हो किधर मोड़ के किधर, ये रामदेव बाबा वाला भैया। अरे कुछ नहीं समझ में आया कम से कम बोल देना कि ये पैर मोड़ के उधर जुगाड़ कर देते हैं, ये हाथ मोड़ के उधर कर देते हैं। कौन जानता है, चेक करने वाला भी पता नहीं होगा धनुरासन कैसे करेंगे। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, जो जानते हो लिख देना। और लास्ट क्वेश्चन है बाबू लोग 7 नंबर क्वेश्चन कि जंक फूड से होने वाली हानियों का वर्णन करें या बीमारियों का वर्णन करें। कौन कौन सी बीमारियां जो जंक फूड खाने से हो सकती है। बोलता है जंक फूड खाना सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है और हम लोग रगड़ के खाते हैं। ये सभी जानते हैं, ये बात सभी जानते हैं, फिर भी लोग खाते हैं, याद रखना। तो चलिए क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो मोटापा बढ़ जाएगा, और आज देख रहे हो एकदम सब लोग फैल हो गया। फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो भी कम करने के चक्कर में रहता है लोग। नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है सर, पूरा नर्वस सिस्टम गलत काम करेगा, इसलिए हाई BP आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, डायबिटीज़ हो जा रहा है। ये सब क्या है, नर्वस सिस्टम आपका डैमेज कर रहा है। भूख को कम कर दे रहा है, लोग खाना ही नहीं खाता सर। बोलता फैले हुए इतना मोटे नहीं कि खाना नहीं खाते, थोड़ा सा खाते। भैया इतना फैट लिए हो, इतना जंक फूड खाए हो, कहाँ जाएगा, शरीर को फैलाएगा ना पूरा। और नीचे क्या है, बच्चों के विकास को बाधित कर देता है, यानी बच्चा डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि खाली शरीर ही डेवलप होता है, दिमाग डेवलप ही नहीं हो पाता है। और जंक फूड का श्वसन तंत्र पर भी असर पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। इसीलिए कोविड में देखिएगा जंक फूड ज़्यादा खाने वाले जंग हो गए। वही लोग जंग लड़ने गए थे। जो जंक फूड नहीं खाए गांव का आदमी, एकदम सत्तू खाए हुआ आदमी है, वो कभी जंग लड़ने गया ही नहीं। वो कोरोना से नहीं जंग लड़ा, वो घर में अपना आराम से जिया। और जो लोग ज़्यादा जंक फूड के खाए हैं वो जाके डॉक्टर से इंजेक्शन और दवा के बीच में जंग लड़ते रहे। तो जंक फूड ना खाएं, ऐसा मेरी सलाह है। और ये हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 कंप्लीट कर दिया और हम लोग चलेंगे मॉडल पेपर 2 की तरफ। तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, जल्द ही मॉडल पेपर 2 आएगा। और फिर हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप का भी मॉडल पेपर लेकर आएंगे। तो इंतज़ार कीजिए, कमिंग सून है, जल्द ही आपके पास पहुंचने वाला है। थैंक यू।